सोनू है झारखंड सरकार के मंत्री, उनके बयान को आपने भी सुना होगा, आज अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? पता नहीं, हमने तो बयान सटायर किया है कि जब वो ओरिजिनल इस्तीफा देंगे नहीं तो कांग्रेस वाले ने सटायर। पता नहीं आप इसके पीछे क्या है, हमने बयान भी वो देखा नहीं है। पहलगाम के बारे में हमने तो साफ किया कि सबसे बड़ा एक तो इसमें जो आम पर्यटक वहाँ मारे गए हैं 26 की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, तो बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय घटना है और दोषियों को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें जो बड़े सवाल खड़े हुए कि आखिर ये घटना कैसे घट सकी, तो जो सवाल मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री ऐसे तमाम आतंकी गतिविधियों के बाद जो सवाल मनमोहन सिंह से पूछा करते थे, आज वही सवाल नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं और उन सवालों का जवाब पूरा देश मोदी जी से मांग रहा है कि आखिर सरकार, सीमा सरकार के पास है, पूरे देश जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, वो केंद्र शासित इलाका है, कोई आम राज्य नहीं है। अभी 8 अप्रैल को वहाँ अमित शाह गए थे सुरक्षा का जायजा लेने के लिए, जिस मीटिंग से मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया था और सब उन्होंने कहा था कि सब चंगा है, और तब ऐसी घटना घट रही है। 19 तारीख को मोदी जी का जो दौरा था उसको रद्द कर दिया गया और जो आज खबर मिल रही है कि शायद सरकार को ये अंदेशा थी, शायद ये रिपोर्ट थी, खुफिया जानकारी थी कि कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसी जानकारी थी तो वैसे में वहाँ आम लोगों को इस पूरे आतंकवाद के सामने निहत्थे क्यों छोड़ दिया गया? किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, जहां 2-2 हज़ार लोग थे। और उसी कश्मीर से अब रिपोर्ट आ रही है कि वहां हमारे निशिकांत दुबे जी, उनके शायद शादी के सालगिरह मना रहे थे, 25वीं सालगिरह उसी पहलगाम में, और जिसके लिए पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम था। तो नेताओं के लिए सुरक्षा का इंतजाम और आम लोगों के लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। तो जो सवाल सूरत से उठा है, शीतल कथलिया ने, जो शैलेश कथलिया की पत्नी है, बैंक मैनेजर जो मारे गए, उनके सवालों के साथ पूरी तरह साथ हैं। ये सवाल पूरे देश का सवाल है कि सुरक्षा का इंतजाम बिल्कुल क्यों नहीं था, सुरक्षा में खुफिया जानकारी में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, और इसका जवाब कल भी नहीं मिला जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई। और अफसोस की बात है कि उस मीटिंग में माले को नहीं बुलाया गया, ये कहते हुए कि छोटी पार्टी है। 1984 में, आज हमारे पास 2 सांसद है, 84 में भाजपा के पास भी 2 ही सांसद थे। तो छोटी पार्टियों को ना बुलाया जाना, राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो इस समय कश्मीर में सत्ता चला रही है, उन पार्टियों को ना बुलाया जाना बहुत ही शर्मनाक बात है। और इससे लग रहा है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। पहलगाम में थे, वहां एक पुलिस तक नहीं, किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। तो जो कुंभ में हमने देखा कि आम आदमी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, वीआईपी के लिए सुरक्षा है, वही दोहराया गया आज कश्मीर में। तो इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी? इसीलिए हमें लगता है कि बड़े गंभीर सवाल उठे हैं और इन गंभीर सवालों का पूरा जवाब सरकार को ही देना होगा, अमित शाह को ही देना होगा, मोदी जी को ही देना होगा। जो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज भी वो वीडियो हम लगातार देख रहे हैं कि वो पूछ रहे थे मनमोहन सिंह से कि आतंकवादी कैसे घुस आते हैं, पूरी जो सीमा है, सीमा पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, जो सूचना है उस पर पूरा नियंत्रण, उसके प्रवाह पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है, जो पैसे का आना जाना है उस पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है। तो जो सवाल मनमोहन सिंह के बारे में पास उठा रहे थे मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जो सवाल उठा रहे थे, आज वही सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी ने जो भी सवाल मनमोहन सिंह से उठाए थे, वो सारे सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके जवाब देने चाहिए। और कोई जवाब कल भी हम लोगों को उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये जवाब नहीं मिले। अभी पाकिस्तान के साथ सरकार ने कुछ घोषणा की कि हम जो हाई कमीशन है उसकी संख्या कम कर देंगे, जो लोग देश में हैं, पाकिस्तान के लोग जो आए हुए हैं उनको 48 घंटे के अंदर खाली करके जाना होगा। पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया, शिमला समझौते पर उन्होंने रोक लगाने की बात की। भारत के जो हवाई जहाज
अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाले जो पाकिस्तान की सीमा से गुजरते थे उसके ऊपर रोक लगेगी। तो कुल मिलाकर के दोनों देश में जो कानूनी संपर्क थे, आतंकवाद तो एक गैर कानूनी गतिविधि है, तो आतंकवाद पर तो कोई कार्रवाई अभी हो नहीं रही है, लेकिन आतंकवाद को रोकने के नाम पर जो आम लोगों के, दोनों देश के जो कानूनी अधिकार थे, अभी एक डॉक्टर ने हमसे ये सवाल किया और मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि भारत में कुछ पाकिस्तान के लोग जो आए हैं इलाज के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लिवर ट्रांसप्लांट होना है, लंग ट्रांसप्लांट होना है, तो ऐसे लोगों को, उनको तो इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। जहां मानवता का सवाल है, जहां ह्यूमैनिटेरियन सवाल है, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि सरकार ज़रूर कार्रवाई करे आतंकवाद को रोकने के लिए, बेशक कार्रवाई हो, लेकिन वो कार्रवाई आम लोगों के खिलाफ ना हो और जो ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृत मान्यताएं हैं उसका उल्लंघन ना हो, क्योंकि उसमें तो दोनों देश में, वो पाकिस्तान की ओर से होगा तो उसमें भारत के आम लोग फंसेंगे। भारत के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में जाते हैं, चाहे वो धार्मिक कारण से जाते हो, आपस में शादी ब्याह रिश्तेदारी इसके लिए जाते हो, या पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए या किसी कारण से, हमें लगता है कि इन लोगों को इस पूरे दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल केंद्रित होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बड़ा सवाल पूरे देश के सामने है और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार की जो बड़ी बड़ी बातें वो अपनी जगह पर है, खूब इसमें घोषणा हो रही है, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी उसका असर नहीं है। जब नोटबंदी की गई तो कहा गया कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन हमने देखा कि 19 में फिर पुलवामा हुआ। पुलवामा होने के बाद कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया गया, केंद्र शासित इलाका बना दिया गया, कहा गया कि अब इससे आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन अब पहलगाम हो गया है। और मोदी जी जो कश्मीर का दौरा रद्द किए, उनको कायदे से वो सऊदी अरब से लौट करके आए, सबसे पहले कश्मीर जाना चाहिए था, और हमने देखा कि वो चले आए बिहार में, मधुबनी में, और बिहार में आकर के बिहार से घोषणा कर रहे हैं। सामने चुनाव है बिहार में इसी साल में, तो चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन पूरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सिर्फ चुनाव को लेकर के व्यस्त रहते हैं, चुनाव को ही सब पूरे ध्यान और ज्ञान बना लेते हैं, लेकिन इस देश के इतने बड़े संकट, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनकी कोई भूमिका नहीं दिखती। ये बहुत चिंता की बात है और इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि इसको लेकर के कुछ लोग देश में नफरत फैलाने में लग गए। जितने लोग लौट करके आए, ज़्यादातर लोगों की ये रिपोर्ट है कि कश्मीर के आम लोग, उनकी मदद से जान बच सकी, क्योंकि 1.5 घंटे तक वहाँ कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई प्रशासन नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सेना नहीं। उस समय अगर लोगों को बचाया गया, आम लोगों ने बचाया। उस समय अगर लोगों की कहीं इलाज हो पाया, उनको अस्पताल में पहुंचाने का काम, घायलों के इलाज का काम वो कश्मीर के आम लोगों ने किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक पूरे देश में पूरा जहर उगलने का काम हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उत्तराखंड से लेकर के कई और राज्य से, जहां आम कश्मीरी क्षेत्रों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, आम नागरिकों के खिलाफ, कोई फल बेचने वाले, कोई शाल बेचने वाले, जो कश्मीर के आम लोग हैं, उनके खिलाफ एक पूरे नफरत का उसकी मुहिम चल रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत खराब चीज़ है और इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। मीडिया में भी हमें लगता है कि इस देश में जो आपसी भाईचारा है, पहली बार हमने कश्मीर में देखा कि अगर पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हुआ तो पूरे कश्मीर के आम लोगों ने जमकर उसका प्रतिवाद किया। कश्मीर बंद रहा, कश्मीर के आम व्यापारी, आम लोग सड़क पर उतरे प्रतिवाद करते हुए। तो हमें कश्मीर के आम लोगों के अंदर जो मानवता, जो भाईचारा है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और इस सवाल पर, इस संकट की स्थिति में इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम करना, इसको लेकर के आपस में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, फैलाना, ये देश को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई होगी और आतंकवाद को मजबूत करने वाली कार्रवाई होगी। और इसीलिए हम पूरे आम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे संकट की स्थिति में हम सारे लोग शांति से, आपसी भाईचारा बरकरार रखते हुए हम प्रतिवाद करें, सरकार से सवाल करें
आतंकवाद के खिलाफ पूरे तय हो कि आतंकवाद का खात्मा हो, और निश्चित तौर पर इसमें चाहे वो पाकिस्तान से भी सवाल करना हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सवाल करना हो, वो सारे सवाल किए जाएं, लेकिन देश के अंदर आपस में जो आपसी भाईचारा है, जो अमन है, उसको बिल्कुल बरकरार रखा जाए। नहीं तो देश कमज़ोर होगा तो आतंकवाद और मजबूत होगा, और ये इससे ज़्यादा अफसोस और शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। तो बाकी तो और बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी तत्काल हम उस पर बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। झारखंड में सम्मेलन हुआ है, और सम्मेलन के बाद जो नई कमेटी बनी, वहाँ झारखंड के रोजगार के सवाल पर, जो निजीकरण का खतरा जो झारखंड झेल रहा है, खास तौर पर निजीकरण से रोजगार घट रहा है, निजीकरण से ही ये जो विस्थापितों का सवाल, चाहे डीवीसी हो, चाहे वो सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, चाहे वो बीएसएल हो, स्टील, कोल, हर जगह जो झारखंड में विस्थापितों का बड़ा सवाल है उनके पुनर्वास का, ये सारे जो उनके पुनर्वास का, नौकरी का जो भी इसमें सवाल था, वो सब जुड़ा हुआ था राष्ट्रीयकरण के साथ। और जैसे जैसे राष्ट्रीयकरण कमज़ोर हो रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, तो रोजगार घट रहा है, विस्थापितों के पुनर्वास की संभावना कम हो रही है, आरक्षण के पूरे अधिकार छीने जा रहे हैं। और इसीलिए झारखंड को पर्टिकुलरली हमें लगता है कि अपने जल जंगल जमीन की हिफाजत, विस्थापितों के हक की लड़ाई, इस पर विशेष ध्यान देना होगा, और हर कीमत पर निजीकरण को रोकना होगा। 20 मई को पूरे देश के मजदूरों ने देश के पैमाने पर हड़ताल का ऐलान किया है निजीकरण के खिलाफ, और जो लेबर कोड, 4 लेबर कोड मजदूरों पर थोपे जा रहे हैं, जिससे लंबी लड़ाई से मजदूरों ने जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने से इस देश में मजदूरों को जो भी इस देश में न्याय पाने का हक था, संगठित होने का, लड़ने का, मजदूरी के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने तमाम अधिकारों के लिए, वो हक छीनने की साजिश चल रही है। तो आप लोगों के माध्यम से झारखंड के तमाम मजदूरों से हम अपील करेंगे, इस आंदोलन में सब लोग शिरकत करें, और आम लोगों से, किसानों से, नौजवानों से, नागरिकों से अपील करेंगे कि निजीकरण के खिलाफ, और जैसे कृषि कानून के सवाल पर किसानों का आपने साथ दिया, वैसे ही लेबर कोड के इस हमले के खिलाफ मजदूरों का लोग साथ दें। बिहार चुनाव को लेकर के एक शुरुआती बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में हम लोग भी थे, और अभी 4 तारीख को हम पटना जा रहे हैं। 4 तारीख को बिहार के हर जिले से इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन होगा, और उसमें हम जा रहे हैं। 4 तारीख रहेंगे पटना में, और हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि जिस तरह से झारखंड ने भाजपा को उसके पूरे झूठ और नफरत के अभियान को झारखंड ने रोका, बिहार भी बिल्कुल उसी तरह से रोकेगा। और जो कोशिश हो रही है कि बिहार को आधार बना करके सांप्रदायिक विभाजन के ज़रिए बिहार के चुनाव में, अभी बड़ा अफसोस हमें लगा कि जिस समय पहलगाम की घटना घटी, जिस समय पुलवामा हुआ था तो मोदी जी शूटिंग कर रहे थे, अभी पहलगाम की घटना घटी उस समय बाहर के दौरे पर थे, उस समय पटना में एयर शो हो रहा था। हमारे नीतीश जी और बड़े भाजपा के नेता मंत्री उसका लिख रहे थे ट्वीट करके कि इसका लुत्फ उठाएं। अब बताइए, उस समय नेता मंत्री लुत्फ उठा रहे थे। और कल भी वो जो विजुअल दिखा, मोदी जी और नीतीश जी जिस तरह से मधुबनी की सभा में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो पूरे बिहार के लिए और देश के लिए चिंता की बात है कि किस तरह से बड़े नेता वो चुनाव की चिंता में मशगूल है और देश की चिंता, आम लोगों की चिंता उसमें नहीं है। तो हमें लगता है कि बिहार का नज़र बिहार की इस पर है, और बिहार के लोग ज़रूर चुनाव में जब मौका मिलेगा, बिहार के मुद्दों पर चुनाव होगा, और जो बिहार और देश के साथ जो गंभीर सवाल है, संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, आम लोगों की सुरक्षा, आम लोगों के हक अधिकार को लेकर, उन सवालों पर लोग मजबूत जनादेश देंगे, ये भरोसा है। पिछले चुनाव में बहुत अच्छा स्टैंड सीटों पर दिया है, या फिर समझौता के लिए तैयार है? अभी तो उस पर बात होगी, अभी बातचीत शुरू हुई है, और होगा पार्टी नंबर हो गया होगा किस बार? नहीं, ठीक है, उसमें तो ये जाहिर सी बात है कि इस माले की बात नहीं है। पूरे इंडिया गठबंधन में भी
ये लोगों ने देखा है 2020 के चुनाव में और 24 के चुनाव में जिन इलाकों में माले के उम्मीदवार रहे हैं उन्हीं इलाकों में इंडिया गठबंधन का सबसे बेहतर चुनावी प्रदर्शन दिखा है। चाहे वो दक्षिण बिहार की बात करें, सीमांचल की बात करें, तो हमें लगता है कि इस बार जो बिहार के लिए सीट शेयरिंग का जो भी हम लोग अरेंजमेंट करेंगे उसमें इस पर ध्यान देंगे। और पूरे हम सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इस बार 2020 में बहुमत पाने से हम लोग चंद सीटों के चलते चूक गए थे। 2024 में भी जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा वैसा प्रदर्शन बिहार में भी होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो बिहार में बेहतर प्रदर्शन हो, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले और जो बिहार पिछले 20 साल से शुरू में नीतीश जी से भारी उम्मीद थी और बातें अच्छी हो रही थी विकास की, सुशासन की, लेकिन आज तो बिहार में पूरा अपराधियों का बोलबाला। अभी भोजपुर में एक जनसंहार हो गया जिसमें आम यादव जाति के, कुशवाहा जाति के आम पिछड़े नौजवान उनके ऊपर हमले हुए। होली के समय पर वहाँ पूरे बिहार में दलित महिलाएं वो निशाने पर रही और औरंगाबाद में एक पासवान जाति के नौजवान एक महिला उनकी बलात्कार और हत्या हो गई। तो इस तरीके से जो पूरे बिहार से खबरें आ रही है, जो बढ़ती असुरक्षा है, अन्याय है लोगों के साथ, चुनाव का भी ये मुद्दा रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि बिहार एक निर्णायक जनादेश इस अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ दे और बदलाव के पक्ष में बिहार से मजबूत तेजस्वी के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन चेहरा कोई सवाल ही नहीं है। देखिए कोई भी जो बड़ा दल होगा, बड़े दल के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब आम बात है और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार का सवाल दूसरा है। बिहार का सवाल है कि जो नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी को आगे रख कर के, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, बड़ा ये भी सवाल है, चिंता की बात है। उड़ीसा का जब चुनाव हुआ तो नवीन पटनायक की पूरी तबीयत, उनके सेहत, इसको भाजपा ने इतना बड़ा चुनाव का मुद्दा बना दिया और उसी पर पूरे उड़ीसा में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज बिहार में सरकार बीजेपी की है और नीतीश जी के सेहत को लेकर के लोग वाकई चिंतित हैं कि अक्सर लगता है कि नीतीश जी जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका सभाओं में जो आचरण दिख रहा है, वो नीतीश जी जैसे एक पूरे अनुभवी नेता जो बहुत अपने संतुलित बातों के लिए जाने जाते थे, संयमित आचरण के लिए जाने जाते थे, थोड़ा अस्वाभाविक जैसा लगता है। और अगर इसके साथ उनके कोई सेहत का सवाल जुड़ा हुआ है तो बिहार के लोग तो ये जानना चाहते हैं कि उनके इलाज के लिए क्या हो रहा है। लेकिन उनको आगे रख करके जो लोग रोटी सेक रहे हैं, जिनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, जनता से मतलब नहीं है, शासन से मतलब नहीं है, ये तो बहुत बिहार के लिए चिंता की बात है कि सरकार आखिर चल कैसे रही है तब ऐसी स्थिति में। इसलिए बिहार के लोग बहुत चिंतित हैं इन बड़े सवालों को लेकर के और हमें पूरा भरोसा है कि लोग इस पर जनादेश देंगे, बदलाव होगा। हमने जो नारा दिया है, बदलो सरकार, बदलो बिहार, बिहार को बदलने के लिए अभियान चल रहा है, नीतियों को बदलने के लिए अभियान चल रहा है, रोजगार की सुरक्षा के लिए अभियान चल रहा है। जो गरीब बिहार के, उनसे सरकार ने जो वादा किया था, नीतीश जी ने और मोदी जी ने, दोनों सरकारों ने, डबल इंजन ने जो वादा किया था बिहार के गरीबों के साथ, वो वादा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। जो पूरे बिहार के साथ विशेष राज्य, कभी विशेष राज्य के नाम पर, कभी विशेष पैकेज के नाम पर जो वादा किया गया, वो कुछ भी नहीं हुआ है। विशेष पैकेज के नाम पर विशेष धोखा बिहार को मिला। तो वैसे सवालों को लेकर, चाहे पूरे बिहार का सवाल हो, खासतौर पर बिहार के गरीबों का सवाल हो, बिहार के दलितों का, वंचितों का सवाल हो, या बिहार के नौजवान और महिलाओं का सवाल हो, इन सवालों को लेकर बिहार चुनाव में आगे बढ़ेगा और हम लोग इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ कर रही है कि बाद में यादव का चेहरा रहेगा या नहीं रहेगा। आप लोगों की तरफ से तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ नहीं, हमें लगता है कि आप लोग इसको बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। इसमें कोई भी चुनाव होता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वहाँ सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के जो भी नेता रहेंगे तो एक नंबर उन्हीं को मिलेगा। अगर बहुमत मिला
तो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावा उन्हीं का रहेगा। हमें लगता है कि इस सवाल को लेकर के कांग्रेस के लोग भी इस बात को जानते हैं। नीतीश कुमार 3 नंबर के दल है और सरकार में हेड है, तो बिहार में तो नियम नहीं चलता ना, इसीलिए नहीं, बिहार में वो नियम नहीं, वो तो भाजपा से पूछिए ना ये सवाल, क्योंकि बिहार का नियम नहीं है। भाजपा ने हमेशा, अभी भी वो कह रहे हैं कि 26 हो या 30, अभी भी बिहार में नीतीश। ये सवाल तो भाजपा से आप लोग पूछे। राजद से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि राजद ने भी नीतीश कुमार को बना दिया था 75-77 विधायक होते हुए। तो ठीक है उस समय, क्योंकि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए वो छोड़ करके इस गठबंधन में आए और सब लोगों ने उनको स्वीकार किया था। तो आज जो सवाल उठ रहा है वो सिर्फ जदयू की संख्या की वजह से नहीं, वो नीतीश जी के स्थिति को लेकर के और सरकार के प्रदर्शन को लेकर के सवाल सबसे बड़ा है कि सरकार का प्रदर्शन क्या है। आज मोदी जी के पास भी बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार है, क्योंकि उनको समर्थन मिला हुआ है जेडीयू का, आपके टीडीपी जैसे पार्टियों का। लेकिन सवाल सरकार के प्रदर्शन को लेकर के उठ रहा है। और अंतिम बात मैं कर लूं कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड के सवाल पर जो सवाल सरकार से पूछा है, मुझे लगता है कि वो पूरे देश की ओर से भी सवाल है और उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो पूरे एक दुर्भावना से प्रेरित अभियान चल रहा है और जिसकी अगुवाई आपके झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ। और देश के सबसे शर्म की बात है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो किसी समय में बंगाल के गवर्नर थे, एक पद पर बैठे हुए हैं जो संवैधानिक पद है, और बिल्कुल उस पद की पूरी उपेक्षा करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए, जो संविधान में 142 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार और जिम्मेदारी मिली हुई है कि इस देश में संविधान के तहत शासन चले, ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और इसके बारे में बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यूक्लियर मिसाइल है, सुप्रीम कोर्ट सुपर पार्लियामेंट बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसी बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें, ये हरकत बंद हो। और ये जो भाजपा की ओर से, पूरे सरकार की ओर से, संघ परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये जो चल रहा है, ये बहुत ही चिंता की बात है। संविधान का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, तो संविधान के ऊपर हमले का ही ये जारी रूप है। और इसीलिए हम लोगों से ही अपील करेंगे कि संविधान की रक्षा करें। और संविधान में जो तय है कि देश में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों के अलग अलग भूमिका है, तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। और संविधान ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया है, सुप्रीम कोर्ट वो काम कर सके। हम लोग देश में संविधान की रक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं।